नमस्कार दोस्तों, 2016 की बात थी जब देश में फर्स्ट टाइम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल को लोकसभा में भेजा। लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट के पास उस टाइम मेजोरिटी थी, तो मेजोरिटी के कारण इस बिल को आसानी से लोकसभा से पारित कराया गया और उसके दूसरे दिन इस बिल को राज्यसभा में भेजा गया। लेकिन उस टाइम पर मोदी गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में कोई ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, तो फाइनली ये बिल वहां पर लटक चुका था। लेकिन इस बिल के बारे में जब चर्चा शुरू हुई तो इस बिल को धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट ने 2019 के चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में इसे ऐड करवाया। ऐड करने के बाद जब 2019 में मोदी गवर्नमेंट बहुमत के साथ सत्ता पर वापसी की है, तो सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में भेजा गया, जहां लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने सूझबूझ और राजनीतिक गुण के कारण इस बिल को लोकसभा में बहुत आसानी से पारित कराया। तो उसके दूसरे दिन इस बिल को राज्यसभा में फिर से भेजा गया। इस बार सेकंड टर्म में मोदी गवर्नमेंट के पास काफी सारी राज्यसभा में मेजोरिटी थी, यानी इस बिल को राज्यसभा में आसानी से पास करा दिया गया था। इस बिल को जहां दोनों सदनों से पारित कराया 2019 में, तो उसके बाद इस देश में इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली के शाहीन बाग की बात करें, देश के बहुत सारे प्लेस पे इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ। दरअसल इस बिल में यह बताया गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी शरणार्थी है, खासकर हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो कम्युनिटी के लोग आएंगे, इन्हें सीधे तौर पे नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का मेन रीजन ये था कि इस बिल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। दरअसल इस एक्ट में ये बताया गया कि 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी हिंदू शरणार्थी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो किसी भी रिलीजन तरीके से टॉर्चर होकर अगर इंडिया पे आए हैं, तो उन्हें सीधे तौर पर सिटीजनशिप दी जाएगी। बट इसमें मुस्लिम को ऐड नहीं किया। सो फाइनली लोगों को लगा कि ये जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट है और उनकी जो सिटीजनशिप है इंडिया से शायद वो छीनी जाएगी। इसके लिए पूरे देश पे यहां पर बवाल हुआ। उस टाइम बहुत बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन 4 साल के दरमियान फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 मार्च 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि CAA पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस नोटिफिकेशन के बाद CAA और इस देश में नागरिकता को पाने के और भी तरीके, उनके बीच में क्या कोरिलेशन है। जहां CAA की बात होती है तो वो उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हैं और किसी प्रकार की उन्हें सहूलियत नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। और इस देश में दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो कई दूसरे तरीके से निवास कर रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उनके लिए जो फॉर्मेट है वो अलग है। अगर देखा जाए तो CAA और दूसरे तरीके से जो नागरिकता पाने के फॉर्मेट है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दोनों की प्लेस अलग है, दोनों की यहाँ पर जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अलग है। इंडिया के अगर सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो अब तक लगभग 6 टाइम इसको करेक्शन किया गया है। सबसे पहले 1955 की बात है, जब इस देश में सिटीजनशिप एक्ट के बारे में यहां बताया गया और इस एक्ट में सीधा तौर पर यह कहा गया कि कोई भी इंसान जो इंडिया में 12 साल से निवास कर रहा है, उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, भले ही उसके माता पिता कहीं से भी हो। और इस एक्ट के थ्रू अब तक 500 से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम इसको करेक्शन किया गया और इसमें यह बोला गया कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका भी जन्म अगर इंडिया में होता है, तो सीधे तौर पर वो भारत की नागरिकता पाने का हकदार है। इस एक्ट को थोड़ा और करेक्शन किया गया। फिर ये बताया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2004 से पहले किसी का जन्म अगर इंडिया में होता है, उसे नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके पेरेंट्स में किसी एक की नागरिकता भारत के साथ जुड़ी होनी चाहिए। फिर इसमें और करेक्शन किया गया। फिर यह बताया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है, तो सीधे तौर पर उसे भी नागरिकता यहां पर मिलनी चाहिए। उसके बाद एक करेक्शन इसमें यह किया गया कि 2004 के बाद कोई भी भारतीय मूल का नागरिक अगर भारत में जन्म लेता है, तो सीधे तौर पर उससे भी नागरिकता मिलनी चाहिए। करेक्शन का दौर चलता गया तो उसमें एक करेक्शन ये भी कहा गया कि कोई भी इंसान जो भारत में 7 सालों से निवास कर रहा है और किसी भी भारतीय व्यक्ति से अगर वो विवाह करता है, तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। इसी को बेस मानकर पाकिस्तान के सिंगर अदनान सामी को नागरिकता दी गई। बेसिकली इंडिया के नागरिकता पाने का मौका कैसे होता है, इसमें यह बताया गया कि कोई भी इंसान जब वो इंडिया में टूरिस्ट के तौर पर आता है या धार्मिक वीजा को लेकर आता है, तो कई सालों तक इंडिया में रहता है। धीरे धीरे जब उसके वीजा की अवधि खत्म हो जाती
जाती है तो उसे लगता है कि वो कई टाइम से इंडिया में है, अब उसे भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भारत में आकर भारत की सुंदरता के साथ घुल मिल जाते हैं या भारतीय संस्कृति और संस्कार के साथ मिल जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो भारत में रहने योग्य है। और भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो किस तरह से लेनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि भारत की नागरिकता पाने के 6 तरीके हैं और CAA का इन चीजों से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। 11 मार्च 2024 को जब नोटिफिकेशन आए तो CAA के नोटिफिकेशन के बाद कई सारे विरोध की लहर फिर से उठने लगी। अगर हम यहाँ पर विरोध की लहर देंगे तो प्रोटेस्ट में 3 तरीके से चीजें सामने आई। पहला मुस्लिम कम्युनिटी के तौर से, सेकंड नॉर्थ ईस्ट के तौर से और थर्ड जो है ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर से। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यहां बात करनी चाहिए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो उनका रीजन क्या है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये बिल जो है एंटी मुस्लिम है, क्योंकि इस बिल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया और सीधे तौर पर यह बताया गया कि 2014 से पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने सिख कम्युनिटी के लोग हैं, स्पेशली हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म, पारसी, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नहीं। क्यों? तो इस पे गवर्नमेंट का जो यहाँ पे लॉजिक ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों जो राष्ट्र है वो इस्लामिक राष्ट्र है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में है और दूसरे रिलीजन जो है माइनॉरिटी में। अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो भारत के अलावा वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू बहुसंख्य है। तो ये गवर्नमेंट का लॉजिक है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से कहना है कि ये एंटी मुस्लिम है और कई जो मुस्लिम नेताओं का कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की नागरिकता को छीनने का एक प्रावधान है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लियर किया है कि CAA का मुस्लिम नागरिकता छीनने से कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए थे। इसके सेकंड टर्म पे अगर इसमें प्रोटेस्ट की बात करें तो वह नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जहां आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा से बहुत तरीके से इसके विरोध कर रहे हैं। आसाम पे 20 से ज्यादा संगठन ऐसे कलेक्ट हुए जिन्हें सीधे तौर पे CAA का विरोध किया है। उनका कहना है कि उनका जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से कनेक्ट है। अगर बांग्लादेश से लोग आते हैं, खासकर बंगाली मूल के लोग आते हैं, तो सीधे तौर पे वो आसाम की ओर डाइवर्ट होंगे या त्रिपुरा की ओर डाइवर्ट होंगे। जब इन दोनों जगह पे डाइवर्ट होंगे तो उनकी संस्कृति, उनके राजनीतिक, उनके भाषा, उनके पृष्ठभूमि पर ये अपना हक जमाएंगे और नागरिकता मिलने के बाद इनकी मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी और आसाम के मूल निवासी असमिया लोग, इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये आसाम के लोगों का एक डर है, इसलिए आसाम में कई लोग इनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है सीधे सीधे ये बिल उनके पृष्ठभूमि और उनके संस्कृति, संस्कार और राजनीतिक जो दरमियान है इनसे कनेक्ट होती है। यही जो फैक्ट है वो त्रिपुरा को दिया गया, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि त्रिपुरा में जो पॉपुलेशन है वो पूर्वी बंगाल से लोग आए थे। आज हालात ऐसे हैं कि त्रिपुरा में पूर्वी बंगाल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और त्रिपुरा के जो मुख्य निवासी उनकी संख्या यहाँ पर कम है और वो लोग आज त्रिपुरा में सत्ता पर है। तो ये हो सकता है कि एक रिलेशन हो जिसके कारण असम के कई लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली यहाँ समझना पड़ेगा कि जो भी लोग यहाँ से आएंगे, स्पेशली जो बांग्लादेश से लोग आएंगे, वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और सबके लिए भारतीय संविधान बराबर का हक देता है। तो इन चीजों को भी लोगों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। बात करते हैं देश के पॉलिटिकल लीडर की, तो सबसे पहले जो यहाँ पे शॉकिंग न्यूज है वो देखना चाहिए तमिलनाडु से, जहाँ के मेगा स्टार जोसेफ विजय ने कॉमेंट्स किया। उन्होंने कहा है कि CAA को तमिलनाडु में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धर्म के आधार पर बनाया गया। अब चीजें समझना पड़ेगा कि यहाँ धर्म के आधार पर किन के लिए बनाया गया, क्योंकि सीधा सीधा फैक्ट इसमें ये है कि ये उन लोगों को सिटीजन देगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खासकर 6 कम्युनिटी के लोग जिनको वहां पर धार्मिक आधार पर टॉर्चर किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर ये लोग भी तमिलनाडु में आते हैं तो हो सकता है कि तमिलनाडु के में इनकी संख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए। और एक फैक्ट ये भी बताया गया कि म्यांमार से, श्रीलंका से और तिब्बत के लोगों को यहाँ पर इस बिल के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। अगर तिब्बत के लोगों की बात करें तो मोस्टली जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगर बर्मा की बात करें तो वहाँ रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया क्योंकि कई बार ये कमेंट कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका से जितने लोग हैं तमिल है और तमिल को भी हिंदू धर्म के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। वो फैक्ट अलग है कि वहां के लोग अपने आप को हिंदू से कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर उसके बाद अगर बात करें तो AIM के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा तौर पर कहा है कि ये एंटी मुस्लिम बिल है और BJP का हमेशा मुस्लिम पर टारगेट निशाना करना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद
अगर मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की बात करूं, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि इस बिल से हमारे बच्चों की नौकरी छीनी गई, बीजेपी घर बनाएगी, उनके लिए घर बनाएगी, रोजगार नहीं होंगे, तो इससे सीधा सीधा हमारे बच्चों के हक को मारा जाएगा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आए हिंदू कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। इनको रिलीजन के बेस पे जब उनसे टॉर्चर किया जाता है तो इनको हक कहां मिलेगा? ये लोग भारत के अलावा कहां जाएंगे? आप देख सकते हैं कि सीएम केजरीवाल ने रोहिंग्या को बहुत सारी फैसिलिटी दिल्ली में दी है, लेकिन वहां निवास कर हिंदू की दशा अभी तक नहीं सुनी। 10 साल हो गए, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी कभी भी हालत नहीं सुनी गई। तो ऑपोजिशन के लीडर्स जो है उनका यहाँ पर कहना है कि ये सीधे तौर पे धार्मिक आधार पर बनाया गया बिल है, और इस बिल के अकॉर्डिंग कई सारे जो लोग हैं उनके रोजगार पे यहाँ बहुत बड़ा हक मारा जा सकता है, बेरोजगार कर सकते हैं, उनके लिए घर की सुविधा नहीं होगी, इतनी फैसिलिटी कहाँ से होगी? तो दोस्तों सारी चीजें डिस्कशन करनी है आप सभी को। अपने वीडियो पे मैंने ये सीधे तौर पे बताने की कोशिश की है कि CAA क्या है और कब इसको इंप्लीमेंट किया गया, और फाइनली ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके अपोज करने, इसको प्रोटेस्ट करने में सबसे आगे है, या ये CAA मोदी गवर्नमेंट के लिए चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है और विपक्ष के लिए बहुत बुरी खबर है। तो देखना स्वाभाविक होगा कि 2024 के इलेक्शन में किसको फायदा मिलता है, CAA से, जहां सत्ता में बैठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर ऑपोजिशन के बड़े संगठन इंडिया गठबंधन को। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।